नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। शाम को बज चुके हैं 4 और वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं आपके सामने। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, सीरीज शुरू की है लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य ऐसा कि भेदा जाए। MPPSC प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है 19 जून को, उसके लिए हमने सीरीज शुरू की है जिसमें प्रीलिम्स का जो सिलेबस का यूनिट नंबर 10 है, सबसे पहले हम उसको फिनिश करेंगे, सारे आयोग कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आपके आदेश और सुझावों के हिसाब से हम MPPSC का पूरा करंट अफेयर्स, MP ओरिएंटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे और MP ओरिएंटेड जीके का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराएंगे टॉपिक वाइज। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे बोल दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे। संडे को क्लास हमारी नहीं होती है। आज नंबर है किस टॉपिक का? आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लाखों लोगों के दिलों की चाहत, लाखों लोगों का सपना, UPSC के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड लॉर्ड वेलेजली ओपन फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स? लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कब खुलवाया था? आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। 1800 में, सन 1800 में ओपन करवाया था। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी, ओपन करवाया था। उसके बाद में 1854 में 1854 में मैकाले कमिटी ने प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की थी। 1854 में मैकाले कमिटी ने रिकमेंडेशंस दिया था कि जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ किया गया। कब किया गया? 1855 में। साथ ही साथ में 1866 में सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय बने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चारों के चारों फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आया भी है पास्ट में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्ट द सिविल सर्विसेज वर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज? किस अधिनियम में सिविल सेवाओं को 2 वर्गों में, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में वर्गीकृत कर दिया गया था? किस कानून के तहत किया गया था? यह किया गया था 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? चेम्सफोर्ड कौन थे? मॉन्टेग्यू इंडियन सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल वायसराय थे। तो उस समय इसको 2 पार्ट में 2 वर्गीकृत कर दिया गया था। पहले का नाम था अखिल भारतीय सेवा, दूसरे का नाम था केंद्रीय सेवा। क्लियर है? चलिए आपको बता दूं कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें जो एक धारा थी 96C, 96C नंबर की जो धारा थी, सेक्शन था, उसमें यह लिखा था कि लोक सेवा आयोग होना चाहिए, लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। यह क्वेश्चन एक बार पूछा था CDS के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन। मुझे लगता है शायद ही कोई रहा हो जिसने सही किया हो। इतना डीप में कहां कोई पढ़ता है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 96 नंबर का सेक्शन। मुश्किल है, लेकिन जानकारी रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में कहीं बार पूछ ले। उसके अलावा 1922 में, 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का पहला आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज द पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की किस धारा के तहत किया गया था? सेम बात जो मैंने अभी बताई थी, उसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है ताकि आपको याद रहे, आप भूले ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 96C जो धारा है उसके तहत, साथ ही साथ 1923 में जो ली आयोग का गठन किया गया था, उनके सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन। क्लियर है? ली आयोग और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का धारा सेक्शन कौन सा? 96C, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ उस समय संरचना की क्या बात की गई थी? स्ट्रक्चर की, 1+4 होगा, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे, और पहला चेयरमैन बनाया गया था रॉस बॉर्कर को। ये फर्स्ट चेयरमैन बने थे। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं।
अगला सवाल क्या कहता है, अंडर विच एक्ट द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नेम्ड एज फेडरल कमीशन। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम के तहत फेडरल आयोग का नाम दे दिया गया था? किस आयोग के तहत, किस कानून के तहत किया गया था? तो यह किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो आपका लोक सेवा आयोग था उससे फेडरल आयोग का नाम दे दिया गया था, फेडरल कमीशन का नाम दे दिया गया था। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जो 1935 में किया गया था अभी मैंने बताया आपको, और इसके लिए दो चीज थी। अगर केंद्र की बात करोगे तो केंद्र में इसको कहा जाता था फेडरल सर्विस कमीशन 1 अप्रैल 1937 से, और अगर प्रांतों की बात करेंगे तो वहां पर कहा जाता था प्रांतीय लोक सेवा आयोग। क्लियर है? दोनों चीज अलग है। केंद्र में बोलते थे फेडरल सर्विस कमीशन 1 अप्रैल 1937 से, जबकि प्रांतों में क्या बोलते थे? प्रांतीय लोक सेवा आयोग। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यूपीएससी के बारे में। यहां पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो आर्टिकल 312 टिक कर देते हैं। नहीं, 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं होती है, उनके बारे में है। जबकि यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीएससी के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 315 है। यहां गलती करने के चांसेस ज्यादा है, इस कारण से जानबूझकर मैंने दोनों बातें बता दी। तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी और के बारे में बताया गया है। क्लियर है? आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट वही हो गया आर्टिकल 315 वाला। साथ ही साथ पार्ट कौन सा है? पार्ट 14 है, भाग 14 है, क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। क्लियर है? जो फेडरल सर्विस कमीशन था वही बाद में यूपीएससी बना। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद है। एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 308, जहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। आर्टिकल 309 में सिविल सेवकों की सेवा शर्तों के बारे में डिस्कशन किया गया है, जबकि आर्टिकल 310 में सिविल सेवकों की पदावधि के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, तीनों आर्टिकल नोट कर लीजिएगा। तीनों आर्टिकल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। इन विच आर्टिकल अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज इज मेंशन्ड। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आर्टिकल 312 में, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में डिस्कशन किया गया है, लिखा गया है। आइए अगला है, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 में यूपीएससी के मेंबर चैनल को हटाने का प्रावधान है, हटाने का, उनको रिमूवल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 312 क्लॉज 1 में, अनुच्छेद 312 खंड 1 में क्या कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाएगा। कितनी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, 3 सर्विसेज होती हैं, नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, जहां पर आईएएस के बारे में आर्टिकल 312 क्लॉज 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 312 खंड 2 में। आर्टिकल 313 क्लॉज 3 में, आर्टिकल 313 खंड सी में बताया गया है आईपीएस के बारे में। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को वेतन और भत्ते की कहां से आते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 266, अनुच्छेद 266, कंसोलिडेटेड फंड, जो कि संचित निधि से संबंधित है, संचित निधि कहा जाता है जिसे। आर्टिकल 266 वहीं पर इनका जो सैलरी, वेतन भत्ता क्या है, भारित है। आइए चलते हैं अगले सवाल में। हु कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनका सृजन कौन कर सकता है? आर्टिकल 312 का इस्तेमाल करके, और आर्टिकल 312 का इस्तेमाल करके कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के माध्यम से, 2/3 बहुमत के द्वारा आर्टिकल 312 का इस्तेमाल करके राज्यसभा नए ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। जब कभी एग्जाम में लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर करने की कोशिश करे
तो राज्यसभा को पावरफुल दिखाना है, कुछ पॉइंट्स में लोकसभा, कुछ पॉइंट्स में राज्यसभा दिखाना पड़ेगा आपको। तो राज्यसभा दो मामलों में बड़ी पावरफुल है, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में आर्टिकल 312, और एक और आर्टिकल बता रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे वीडियो खत्म होने के बाद दीजिएगा, आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी आखिर कैसी चीज है आर्टिकल 249 में जो कि राज्यसभा को पावरफुल बनाती है लोकसभा से। आइए आगे चलते हैं। तो जो चीज मैंने बताई ये लिखा हुआ ऑलरेडी है ना। अगले आर्टिकल 312(1) जो मैंने भी बताया, अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को पावर है 2/3 मेजोरिटी से। तो अनुच्छेद 312 का भी कौन सा क्लॉज है? क्लॉज 1। आर्टिकल 312 का क्लॉज 1 ये पूरी की पूरी जानकारी देता है। साथ ही साथ यूपीएससी, स्टेट पीएससी दोनों के सदस्य को हटाना, निलंबित करना आर्टिकल 317 अनुच्छेद 317 में लिखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 318 जो है वो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति देता है। जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं सर्विसेज का, उसको पावर देता है किसको? आपका आर्टिकल 318। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? लॉर्ड, माफ कीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है। आपको मालूम है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का फादर किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कीजिएगा तो ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहां पे किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे। और संघ लोक सेवा आयोग में चुने जाने वाले, सेलेक्ट होने वाले पहले पर्सन की बात करेंगे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये फर्स्ट पर्सन थे। चारों के चारों फैक्चुअल बातें हैं, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। आइए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आर्टिकल 320 अनुच्छेद 320, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 320 आर्टिकल 320 है उसमें यूपीएससी के फंक्शंस कार्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पहली बात मैंने बताई वो तो लिखा ही है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 320 है उसका खंड 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 क्या कहता है? वो कहता है कि यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। जो स्टेट्स हैं अगर वो कोई ज्वाइंट पीएससी बनाना चाहते हैं तो ऐसे में यूपीएससी उनकी हेल्प करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 316 क्लॉज 3 में। अनुच्छेद 316 खंड 3 जो है वो इनके रीअपॉइंटमेंट की बात करता है कि ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, इनका पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब एक और चीज देखिएगा कि अनुच्छेद 316 खंड 1 क्या कहता है? आर्टिकल 316 क्लॉज 1 क्या कहता है? यह इनकी नियुक्ति और योग्यता की बात करता है, अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात करता है। क्लियर है? यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट पीएससी के लिए कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर होते हैं। अगर आप टेन्योर की बात कीजिएगा, अनुच्छेद 316 खंड 2 क्या कहता है? आर्टिकल 316 क्लॉज 2 कहता है पदावधि कितनी होगी? 6 ईयर्स की होगी। मैक्सिमम यूपीएससी का 6 साल या 65 साल, स्टेट पीएससी का 6 साल या 62 साल, दोनों का टेन्योर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंडेड अ 3 टायर एग्जामिनेशन सिस्टम इन 1976? किस आयोग ने 1976 में 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? कौन सा कमीशन है? कमीशन कौन सा है आपका? 1 2 3 4 4 ऑप्शंस हैं। कोठारी कमीशन, जो कोठारी कमीशन है इसने रिकमेंडेशंस किया था 1976 में कि 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली होना चाहिए, 3 स्टेज की एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो हो गया 1976 का कोठारी कमीशन, है ना, त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली। उसके बाद में 1989 में सतीश चंद्र समिति ने निबंध के पेपर की सिफारिश की थी। आज देखते होंगे यूपीएससी में जो एसए का पेपर होता है वो रिकमेंडेशन 1989 में सतीश चंद्र कमेटी ने की थी। इसके अलावा 2004 में होता समिति जो बनाई गई थी, होता समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश की। होता कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया 2004 में जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड होना चाहिए। आज देखते होंगे आप
कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 2 होता है उसे जनरली भाषा में सीसेट कहा जाता है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, अगला है 21 अप्रैल 2006 प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाने की घोषणा की शुरुआत होती है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉर्प भवन में सिविल सेवा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिविल सेवा भारत की स्टील फ्रेम है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ हुम द वर्क ऑफ द स्टेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी इंटरेस्टेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके अनुमोदन के बाद राज्य संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाएगा? मैं पिछले क्वेश्चन में स्टार लगा दूं आपके लिए, यहां पे कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि 21 अप्रैल 2006 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी डेथ हो चुकी है, पता ना आपको, है ना। इसी दिन मतलब यहां पर 21 अप्रैल की बात हो रही है, ओनली 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल 2006 को शुरू किया गया सिविल सर्विसेज डे, लेकिन जब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी दिन बोला है तो इसी दिन का मतलब है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से है, ना कि 2006 से। क्लियर है, चलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर 21 अप्रैल 2006 तक क्या वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे? लोगों की कमी नहीं ना, पता चला कुछ बोलो कुछ और समझ कुछ और जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1 2 3 4 अनुमोदन के बाद राज्य संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा, हाँ बहुत सुंदर, प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन अनुमोदन के आधार पर जो राज्य है वो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा को सौंप देंगे। जो राज्य के स्टेट पीएससी होता है उसके जो फंक्शंस हैं, कार्य है, उसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अनुमोदन के आधार पर आप यूपीएससी को सौंप सकते हैं कि भाई आप ही करा लीजिए हमारे लिए एग्जाम, कहे इतनी चिंता करना। ठीक है, चलिए आगे। और क्या महत्वपूर्ण कार्य है? ये अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी का कार्य है। यूपीएससी का मालूम है कि वो आपका अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम हो गया, सेंट्रल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज के जो लोक सेवा सर्विसेज का अपॉइंटमेंट्स होता है, एग्जाम होता है, वो कराता है। उसके बाद राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। राज्यपाल ने अगर कोई अनुरोध किया है और प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है तो स्टेट को सलाह मशवरा परामर्श देना किसी कॉन्टेक्स्ट में। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यूपीएससी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर इन इंडिया? भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? कितनी है? 3, ओनली 3। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। क्लियर है। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज और पुलिस सेवा, ये 3 ही होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। भारतीय वन सेवा जो संस्थान है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी लाजमी सी बात है संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में संविधान में लिखा है, इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज यहां पर बताइएगा, मैं 2 चीज बताऊंगा, तीसरा आप बताना कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है इनकी ट्रेनिंग होती है LBSNAA में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में। कहां पर है? आंसर कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है, कहां पर है? ये दोनों का आंसर दीजिएगा। फॉरेस्ट की ट्रेनिंग कहां पर होती है? तीनों का मैंने नाम बता दिया, आप इस जगह का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा जरा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि बाय होम कैन चेंज एनी पोस्ट, सर्विस एंड सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन? किसके द्वारा आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा या विषय को परिवर्तित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। क्लियर है। प्रेसिडेंट के द्वारा आपका आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा या विषय को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेम मैंने पॉइंट जो बोला यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। बता दिया था अभी पहले। अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज हेल्ड साइमल्टेनियसली इन लंदन एंड इलाहाबाद एट द सेम टाइम। कौन सा ईयर था? पहली बार एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में एक समय आयोजित की गई थी। कौन सा ईयर था? 1922, 1922 में। क्लियर है, 1922 में इलाहाबाद में हुई थी सिविल सर्विसेज की पहली परीक्षा।
तभी आप देखेंगे कि इलाहाबाद जो है वो पहले यूपीएससी का हब माना जाता था। आज भी लोग वहां पर बहुत बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, हालांकि अब तो दिल्ली हो गया है, दिल्ली में बहुत लोग तैयारी करते हैं, नहीं तो एक जमाने में इलाहाबाद यूपीएससी के मतलब आईएएस का अड्डा हुआ करता था। जितने आईएएस होते थे इलाहाबाद से निकलते थे। इसी कारण से देखेंगे कि यूपीएससी में देखेंगे आज से 8-10 साल पहले अगर जाएंगे तो यूपी और बिहार के लड़कों का बहुत वर्चस्व होता था, बहुत मैक्सिमम नंबर पे वहां से लोग सेलेक्ट होते थे। आज भी होते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले तो पूरी लिस्ट में सिर्फ यूपी बिहार के बच्चे होते थे। अगला क्वेश्चन, 1922 पहली बार एक साथ सिविल सेवा की गई लंदन इलाहाबाद में, एक। दूसरा, 1926 सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। इंपीरियल था, 1926 में इंपीरियल की जगह पे क्या कर दिया गया, भारतीय। ठीक है। अगला है 1946 में भारतीय प्रशासनिक सेवा का पहला बैच में सशस्त्र सेवा के अधिकारियों में से भर्ती किया गया था। क्लियर है। और अगला है 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ था। दोनों अलग चीज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ। राष्ट्रपति यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं किसकी जांच के बाद। इतना इंपॉर्टेंट पद है, ऐसे आप इनको पोस्ट से नहीं हटा सकते। आपको पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पूरी इंक्वायरी करेगा। अगर वो इंक्वायरी में इनको गलत पाते हैं तभी आप यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं जी। तो ये आंसर हो गया आपका, है ना। अगला है कि आर्टिकल 317 क्लॉज 1 जो है इनके अनुसार हटाने की प्रक्रिया की बात करता है, रिमूवल प्रोसेस की बात करता है। अनुच्छेद 317(3) जो है वो हटाने के अन्य आधार की बात करता है कि और किस किस बेस पर हटा सकते हैं, जैसे दिवालिया घोषित होना, बैंकरप्ट होने की कंडीशन में इनके मेंबर चेयरमैन को उनके पद से हटाया जाता है। शारीरिक और मानसिक अक्षमता के आधार पर, अगर शारीरिक और मानसिक फिजिकली या मेंटली कोई दिक्कत है, इस कंडीशन में उनको हटा दिया जाएगा। अन्य वैतनिक कार्य, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है, कहीं और दूसरी जगह भी नौकरी कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, आप दूसरी जगह भी काम करोगे तो कैसे कर पाओगे। ऐसी कंडीशन में बेस पर आपको अनुच्छेद 317 खंड 3 आर्टिकल 317 क्लॉज 3 के आधार पर प्रेसिडेंट के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट अगर त्यागपत्र की बात करेंगे तो ये जो मेंबर चेयरमैन होते हैं अपना इस्तीफा त्यागपत्र किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हूं। आप पर्सनल बात भी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारा अल्टीमेटली एम यही है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और आपका जो साध्य है वो पूरा हो। साधन हम हो सकते हैं, साध्य आपका सिर्फ एक है, गवर्नमेंट जॉब लेना, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट एग्जाम को, वैकेंसी को क्रैक करना। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अब अगले दिन, कब, मंडे को। संडे को आपको मालूम है संडे को ऑफ होता है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।